चलिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोग भारत के संसद के गठन के बारे में पढ़े थे। वो वीडियो आप लोग संसद टाइटल में या भारत की विधान पालिका का गठन इस टाइटल से अपलोड है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि भारत का जो संसद है वो आपका 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का भले सदस्य नहीं हो लेकिन फिर भी संसद का वो अंग माना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आए कि भारत के संसद के कितने भाग होते हैं तो आप लोगों को 3 लिखना होगा। गलती से कभी कभी हम लोग 2 लिखते हैं, लोकसभा राज्यसभा समझ के। अगर ये पूछे कि भारत के संसद में कितने सदन हैं तब होगा आपका 2, लेकिन भारत के संसद के कितने भाग हैं तो 3। अब आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रश्न ये भी दे सकता आप लोग इस एग्ज़ाम में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में या किस धारा में संसद के गठन के संबंध में बात कही गई है। तो वो अनुच्छेद है भारत का संविधान का 79, ठीक है। लोकसभा के गठन की बात किस अनुच्छेद में है, वो है आपका 81, और राज्यसभा के गठन की बात है आपका 80। तो आप इस तरीके से याद रखिए, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और उसके बाद 81 में लोकसभा के बारे में कही गई है, ठीक है। फिर और एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे जिसमें हमने पढ़ा था भारत की विधान पालिका। उसमें बताया था आप लोगों कि भारत का जो लोकसभा है वो कहलाता है भारतीय संसद का निम्न सदन, और राज्यसभा जो है वो कहलाता है उच्च सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका पूरा ब्यौरा मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। तो ये सब प्रश्न भी इस चैप्टर से दिए जा सकते हैं। और एक चीज़ है कि भारत के संविधान का जो भारत के संविधान में कई भाग हैं, चैप्टर हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 में भारत के संसद के गठन के बारे में पूरा बताया गया है। तो वो भी एक क्वेश्चन कर सकता है कि भारत के संविधान के किस भाग में संसद के गठन की बात कही गई है, ठीक है। अब आते हम लोग, एक क्वेश्चन देता है कि जैसे ये लोकसभा में हमने पढ़ा था पिछले दिन कि भारत की जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजती है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी सदस्य गए लोकसभा में, तो होता क्या है कि लोकसभा के सदस्य अपने ही एक सदस्य को लोकसभा की बैठक चलाने के लिए स्पीकर चुनते हैं। स्पीकर या हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष, ठीक है। और स्पीकर मान लीजिए अनुपस्थित है या किसी कारणवश वो बीमार पड़ गया, कुछ भी हो, तो उसकी अनुपस्थिति में फिर लोकसभा को की बैठक को कौन चलाएगा, तो उसके लिए एक डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। डेप्यूटी स्पीकर या उसको कहते हैं उप अध्यक्ष, ठीक है। तो ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। लोकसभा की जब पहली बैठक होती है लोकसभा चुनाव के बाद, तो पहली बैठक में वो सारे सदस्य आपस में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुन लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह राज्यसभा की भी बैठक चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा की बैठक चलाने के लिए राज्यसभा के सदस्य में से कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता है। जो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही राज्यसभा का चेयरमैन या सभापति या अध्यक्ष भी हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ था स्पीकर और यहाँ क्या होगा, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा, जो भारत का प्रेजेंट उपराष्ट्रपति रहेगा वही चेयरमैन होगा, ठीक है। अर्थात चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन अब भारत का उपराष्ट्रपति या चेयरमैन अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में भी कोई व्यक्ति चाहिए जो सदन को चलाए, राज्यसभा को चलाए। तो उसके लिए राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक डेप्यूटी चेयरमैन चुनते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन या सहसभापति, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब आइए, एक क्वेश्चन अराइज करता है कि कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की बैठक एक साथ होती है। एक साथ कब होती है कि मान लीजिए जब कभी लोकसभा में कोई बिल पेश हुआ, ठीक है। अब वो बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। बिल के बारे में थोड़ी देर बाद बता रहे हैं हम, उस पर स्पेशल एक चर्चा करनी होगी।
तो बिल जो है वो पारित हो गया, उसको फिर भेजा गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के सदस्य उस बिल को पारित नहीं कर रहे हैं या उस बिल के संबंध में राज्यसभा के सदस्यों में मतलब सदस्य सहमत नहीं है, कोई विवाद हो गया उस बिल को लेकर दोनों सदनों में, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन मीन्स संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उस समय। लेकिन इन दोनों के ज्वाइंट सेशन की बैठक जो लोकसभा का स्पीकर होगा वही करता है, तब वो भारत का राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करता। तो ये भी पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन को या संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा चुनाव जब हुआ तो लोकसभा के सदस्यों में से ही हम लोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ये गठन किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और ये है राष्ट्रपति, इन तीनों को लेकर भारत की कार्यपालिका होती है। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। तो कार्यपालिका ही एक हिसाब से हम लोग जैसे जनरली समझते हैं सरकार कहने का मतलब हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार केवल वही है। सरकार आपका ये संसद भी है, जो भारत में कोर्ट्स है, न्यायपालिका है वो भी है, प्लस ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तीनों को मिलाकर हम सरकार कहेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था सरकार के अंग में कि सरकार के 3 काम होते हैं, कानून बनाना, कानून का पालन करना, लागू करना, और अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसका न्याय करना। तो ये तीनों काम जिन व्यक्तियों द्वारा होगा उन सबको लेके ही सरकार होगा। लेकिन जनरली हम लोग सरकार किसको समझते हैं? कार्यपालिका को। सरकार का जो अंश, जो भाग कानून को लागू करता है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, तो सरकार है। तो अब ये जो सरकार बनती है लोकसभा में से, ठीक है, मतलब सांसद चुनकर गए, और जो बहुमत होते हैं, बहुमत जिस पार्टी का बहुमत होता है लोकसभा में, जिस पार्टी को आधा से एक ज़्यादा सीट लोकसभा में मिलता है, तो उस पार्टी से ही आपका वो सरकार का गठन होता है। और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब भारत की कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब ये सरकार बनती है तो सरकार के बनने के बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तय हो गया। अब सरकार को जवाबदेही लेकिन ये आपका लोकसभा में ही करना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य ही सरकारी जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो अपने काम के लिए लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आगे इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच संबंध क्या होता है, किस किस मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, किस मामले में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, किन किन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ बराबर है, इस पर भी एक चर्चा होगी। हम लोग आज केवल क्वेश्चंस जो है जो आते हैं एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक हुआ कि पूछा जाएगा कि भारत का जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आइए, कभी कभी लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आया। लोकसभा में सदस्यों की संख्या हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले कि 543 है, 43। अब 543 सदस्यों में से कुछ सदस्य बीजेपी के होंगे, कुछ सदस्य कांग्रेस के होंगे, कुछ सदस्य सीपीआईएम के होंगे, विभिन्न दलों के होंगे। तो सरकार किसकी बनती है? जिस पार्टी की बहुमत है, जिस पार्टी का लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत आया, उस पार्टी के नेता को ही भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो बहुमत मतलब क्या होता है? आधा से एक ज़्यादा। अगर 543 को 2 से भाग करो तो कितना हो रहा है आपका? 2 दूनी 4, 14, 2 सत्ते 14, फिर 3, 2 एकम 2, मतलब 271। ये हाफ हुआ, मान लीजिए ये हाफ हुआ, हाफ मान लीजिए 272 हुआ, और इससे एक ज़्यादा वो हो गया बहुमत। अर्थात ये बहुमत सदस्य जो होंगे, जिस पार्टी का बहुमत होगा वो पार्टी आपका लोकसभा में सरकार का गठन करती है। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल लोकसभा का ही सदस्य होना पड़ेगा, राज्यसभा का भी कोई सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, या मंत्री बनने के लिए लोकसभा का ही सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा का भी सदस्य आपका मंत्री बन सकता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके पहले 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे।
ठीक है। और ऐसा भी है, भारत के संविधान में ऐसा भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने की, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो उसको भी भारत का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनाया जा सकता है बिना इलेक्शन के, बिना लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बने हुए। बट यह भी कहा गया है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने बाद उसको रिजाइन कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री कोई बन सकता है, ये भी व्यवस्थाएं हैं। तो जब आपका किसी इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी सदस्य का बहुमत नहीं हुआ, किसी भी पार्टी का बहुमत लोकसभा में नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में संसद को, उस पार्लियामेंट को या लोकसभा को कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु, हिंदी में त्रिशंकु लोकसभा। यह भी पूछता है कि त्रिशंकु लोकसभा से या हंग पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं। समझ में आई बात कि जब किसी भी पार्टी का बहुमत न हो लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में उस लोकसभा को हम लोग हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु लोकसभा के नाम से जानते हैं। ये एक हुआ। इसके बाद आइए अब अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो बैठक होती है, मतलब अधिवेशन, सेशन मीन्स बैठक, ठीक है, तो साल में कितनी बार हो सकती है इनकी बैठक। तो भारत के संविधान में ऐसा कहा गया है कि दो अधिवेशन के बीच, 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। संसद के सदनों के अधिवेशन, 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया है कि भारत में संसद का अधिवेशन 4 बार हो, 5 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इतना कहा गया है कि 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संसद का अधिवेशन कम से कम साल में कम से कम 2 बार होगा। 2 अधिवेशन तो होंगे, 6 महीने से ज़्यादा गैप ना हो, मतलब 6 महीने पे एक, दूसरे 6 महीने पे दूसरा, तो 2 बार अधिवेशन हो सकता है साल में। हमारे देश में संसद का अधिवेशन अभी फिलहाल 3 बार बुलाए जाते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, बजट अधिवेशन, मतलब जिस समय, ये जनवरी फरवरी में होता है आपका, तो जिस समय सरकार जो है, भारत की सरकार अर्थात कार्यपालिका, वो देश के लिए बजट पेश करती है, बजट बनाती है, तो अधिवेशन बुलाया जाता है बजट पास करवाने के लिए, तो उसको कहते हैं बजट सेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन बुलाया जाता है मॉनसून के टाइम में जो बारिश आती है, इसलिए उसको कहते हैं मॉनसून सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन, मानसून अधिवेशन। फिर उसके बाद आपका शीतकाल में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है विंटर सेशन या शीतकालीन अधिवेशन। तो अभी फिलहाल हमारे देश में अधिवेशन कितने बुलाए जा रहे हैं? 3। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि भारत में संसद का जो अधिवेशन है वो कितनी बार हो सकता है। तो कितनी बार हो सकता है इसका आप 5 बार बुला लीजिए, 10 बार बुला लीजिए, नो मैटर, लेकिन 2 अधिवेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो। ये एक हो गया आपका। अब आइए, जब बैठक हो लोकसभा की या राज्यसभा की, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा में आपके जो रूलिंग पार्टी है, जो कार्यपालिका जो बनी है, हाँ, अभी जैसे बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मंत्रिमंडल है, ये कार्यपालिका है, सरकार है। तो ये कोई भी बिल पास करवाना चाहे, कोई बिल, किसी बिल को एक्ट में बदलना चाहे, तो ये 10-15 सदस्यों को अपने बुला लिए, ठीक है, और बुलाकर स्पीकर ने बुला लिया और बुलाकर वो बिल को पास करवा लिए, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि तब तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, तो बाकी जो विरोधी दल के सदस्य हैं सरकार से हटकर, उनके सदस्य भी उपस्थित रहने चाहिए, उनके भी सदस्य उपस्थित रहने चाहिए, तभी तो अच्छा बिल तैयार होगा या सरकार की मनमानी पे कंट्रोल होगा।
तो कोई भी बैठक हो अगर संसद में, तो संसद में, या बिल की बात हटाइए, बिल तो पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि बिल आपका 10-15 सदस्य बुलाकर बिल पास नहीं हो सकता है। बिल पास में और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं। तो जैसे और जनरल कोई और भी बात हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो केवल 30-40 सदस्य बुला लिए गए अपने दल के और अधिवेशन करवा दिया गया और डिसीजन ले लिया गया। तो ऐसा होने से तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए तय कर दिया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा की बैठक तभी लीगल मानी जाएगी जब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के 1/10 सदस्य उपस्थित हों। जितने भी सदस्य, मान लीजिए 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो उसके 1/10 सदस्य, 543 का 1/10 सदस्य, इसको आप भाग करके देखिएगा, ठीक है, कितने निकलते हैं। उतने सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तो ही लोकसभा का अधिवेशन लीगल माना जाएगा, बैठक आपका लीगल माना जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसको एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है हमारे संविधान में, उसको कहते हैं कोरम, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज करता है एग्जाम में कि लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों द्वारा होती है। तो कितना, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तो ही लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति होगी, ठीक है। अब आइए लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पेश होते हैं उनका किस तरीके से उसको पास किया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, बिल, BILL, बिल ये इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विधेयक, ठीक है, विधेयक। ये विधेयक क्या होता है कि जब कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में दिया जाए, ठीक है, मतलब कोई कानून बनाना है, अब उस कानून में क्या क्या बातें होंगी ये लिखकर ये पेश किया जाए लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसको कहते हैं उस समय बिल या विधेयक, ठीक है। अब वो लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, पेश किया जाएगा उस प्रस्ताव को, अब उस पर डिस्कशन होगी, एक प्रक्रिया है बिल को पास करने की कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या किस तरीके से वो पास माना जाएगा। तो अगर पारित हो गया तो उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है, उस प्रस्ताव को, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर करता है तब वो बिल बन जाता है एक्ट या अधिनियम, एक्ट हिंदी में कहते हैं अधिनियम, ठीक है, कानून, तब वो कानून बनता है। तो बिल क्या है, कानून का जो पहला स्टेज होता है, कानून के पहले का जो स्टेज होता है वो कहलाता है आपका बिल या विधेयक, ठीक है। ये आपका वो कानून ही होते हैं, लेकिन एक ड्राफ्ट होता है, एक प्रारूप होता है। आप जैसे मान लीजिए किसी ऑफिसर को चिट्ठी लिख रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ कि नहीं, या कुछ मुझसे गलती हो जाए, तो पहले आप क्या करते हैं, एक रफ करते हैं, ये लिखते हैं, उसके बाद उसको फिर फाइनल रूप देते हैं उसकी गलतियों को सुधार के। सेम वही है कि कानून ही है ये, लेकिन इसमें अब बहस होगी, इसमें कुछ सुधारा जाएगा, कुछ निकाला जाएगा लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को द्वारा। उसके बाद जब फाइनल रूप धारण करेगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तब वो कहलाएगा अधिनियम। तो बिल या अधिनियम, ये इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। अब बिल जो होते हैं भारत में वो दो तरह के होते हैं। अब विधेयक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बिल। एक है आपका सरकारी बिल, सरकारी विधेयक, ठीक है, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी को हम लोग पब्लिक बिल भी कहते हैं, और ये गैर सरकारी जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइवेट बिल, ठीक है। तो ये है क्या, अब देखिए हमारा संसद या लोकसभा राज्यसभा क्यों बनाया गया है कि देश के लिए जो सांसद मतलब जो मेंबर लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं वो लोग देश के लिए कानून बनाए, उन सारे की जिम्मेदारी है। केवल लोकसभा में से जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री चुना जा रहा है उसी की जिम्मेदारी नहीं है, सारे की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लिए वो कानून का निर्माण करें,
देश की व्यवस्था सुंदर रहे, अच्छी रहे। तो कानून जो है वो सरकार भी बना सकती है। सरकार कहने का मतलब कार्यपालिका अंग जो है वो भी कानून बना सकती है, वही बनाती है जनरली। इसके अलावा अगर कोई सरकार में शामिल नहीं है, लोकसभा का बहुत सारे सदस्य जो तो सरकार में नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, आम सदस्य होंगे, आम MP होंगे, आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो उनको अगर कोई बिल लग रहा है कि हमको कोई बिल बनाना है या ये ऐसा कानून बनना चाहिए, तो वो भी बना सकते हैं। इसका भी प्रावधान है। तो देखा जाता है कि जो सरकार के तरफ से, मतलब मंत्रिमंडल के तरफ से जो बिल पेश किया जाता है उसको कहते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है। और जो आम सांसद के तरफ से कोई अगर बिल पेश किया जाता है तो उसको कहते हैं गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट बिल, ठीक है। अब सरकारी विधेयक जो होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। सरकारी विधेयक इसके भी दो कैटेगरी है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब साधारण विधेयक हिंदी में, और मनी बिल का मतलब होता है धन विधेयक हिंदी में। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सामान्य विधेयक और एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हमको करना है, कुछ आर्टिकल जोड़ना है या किसी आर्टिकल को लैप्स करना है, इस तरीके का, तो है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा आपका क्वेश्चन भी नहीं देता है। क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से मनी बिल से, जो धन विधेयक है। क्वेश्चन क्या देता है कि कौन सा ऐसा बिल आपका केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो पहले समझना होगा हम लोगों को कि ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का डिफरेंस क्या है। मनी बिल क्या है? मनी माने वित्त, आपका धन विधेयक संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में 7 बातें कही गई हैं। अगर उन 7 बातों में से कोई भी बात किसी बिल में हो, उसका प्रस्ताव किसी भी बिल में हो, तो वो बिल कहलाता आपका मनी बिल या धन विधेयक। जैसे उसमें से एक उदाहरण दूं आपको कि जैसे भारत सरकार किसी नए टैक्स को लागू करना चाहती है या किसी टैक्स को खत्म करना चाहती है, ठीक है। उस 110 नंबर आर्टिकल में ये भी एक 7 बातों में एक बात ये भी है। तो वो विषय अगर इस बिल में, वो प्रस्ताव अगर इस प्रस्ताव में है, बिल में है, तो वो बिल जो होगा वो कहलाएगा मनी बिल, ठीक है। और मनी बिल जो है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा की जो बैठक चलाते हैं, लोकसभा का स्पीकर उस मनी बिल को सर्टिफाइड करता है कि हाँ ये जो बिल है ये एक मनी बिल है, ठीक है। और बाकी जो बिल होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी बिल। अब जैसे 3 तलाक बिल कुछ हाल फिलहाल में पारित किया गया, तो 3 तलाक बिल क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, इसको पारित करने के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा दोनों को सेम पावर प्राप्त है। आप ऑर्डिनरी बिल को चाहे लोकसभा में पेश करें, वहां से पारित करके राज्यसभा में भेजें, फिर राज्यसभा पारित कर देगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर होगा तो वो कानून बन जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ऑर्डिनरी बिल को आप पहले राज्यसभा में पारित करें, पेश करें, वहां से पेश होने के बाद ये लोकसभा में आएगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी। तो ऑर्डिनरी बिल के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान पावर प्राप्त है, ठीक है। किसी भी बिल पे अगर विवाद हो गया तो राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास नहीं कर रही है, विवाद हो गया कोई, तो फिर मैंने क्या कहा था, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। उसमें फिर वो चर्चा करके बिल को पास किया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान पावर प्राप्त है। बट मनी बिल के क्षेत्र में एकदम स्ट्रिक्टली कहा गया है कि मनी बिल या धन विधेयक
केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, पेश किया जाएगा, और उसमें पारित होने के बाद जब राज्यसभा में इसको भेजा जाएगा तो राज्यसभा इस बिल पर आपका कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं कर सकती। राज्यसभा को इस बिल के संबंध में कोई पावर ही प्राप्त नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक बिल को अपने पास रोक के रख सकती है। अगर उसको पसंद नहीं भी है तो 14 दिनों तक वो रोक कर रख सकती है, उसको पारित नहीं कर सकती है, लेकिन 14 दिनों बाद उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पारित माना जाता है। अर्थात मनी बिल के क्षेत्र में राज्यसभा को कोई पावर प्राप्त नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब इसी बिल मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति का भी थोड़ा हम लोग जान लें कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक, वो दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति चाहें तो उसको वापस कर दें सदन को, किसमें आप कोई परिवर्तन करके ये सब संशोधन करके फिर भेजिए, तो संसद के पास भेज सकते हैं। संसद फिर उसमें परिवर्तन करे या ना करे, फिर दोबारा अगर संसद भेज दे राष्ट्रपति के पास उस बिल को, ऑर्डिनरी बिल को, तो राष्ट्रपति को दोबारा उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। ठीक है, करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, वो भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि राष्ट्रपति चाहे तो बिल पर सिग्नेचर ना करके उसको अपने पास रख दिए। ऐसा कोई टर्म फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति को 2 महीने के अंदर ही वो सिग्नेचर करके देना होगा, और रख दिए। और देखा गया फिर राष्ट्रपति बदल गए, राष्ट्रपति का चुनाव आ गया, वो बदल गए, तो वो जो बिल गया था वो क्या हो गया, रद्द हो गया। तो इसको कहते हैं बिल के क्षेत्र में राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो का मतलब क्या होता है, ना करने का हक। राष्ट्रपति को पसंद नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल को रख के उसको रद्द कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। बट मनी बिल के क्षेत्र में क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति मनी बिल को वापस नहीं कर सकते। मनी बिल के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति को बिल पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के में समझ में आया आप लोगों को। और अब कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं आपका, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर है, मतलब संसद में अलग अलग कार्यवाही होती है। जैसे आपका एडजर्नमेंट मोशन है, फिर जाकर आपका कट मोशन है, हाँ, स्थगन प्रस्ताव, अनास्था प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, मैंने ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ कार्यवाही है संसद में जो होती है, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो वो बनाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा अलग करके देखेंगे। और आपका इस चैप्टर से और एक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की विधान पालिका। तो भारत की विधान पालिका में आपका राज्य में जो विधान पालिकाएं हैं, राज्य में भी तो विधान पालिका है, राज्य में भी तो सरकारें हैं, तो राज्य की विधान पालिका भी भारत की विधान पालिका में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली भारत की विधान पालिका कहने का मतलब हो जाता है आपका संसद, लेकिन राज्य की विधानमंडल के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करना है, तो उस पर भी एक अलग डिस्कशन होगा आगे, कि अलग से हम लोग वो वीडियो अपलोड कर देंगे कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है, राज्य विधानमंडल में कौन कौन से हिस्से होते हैं वगैरह वगैरह, वो एक टॉपिक होगा। और एक टॉपिक होगा आपका जो पार्लियामेंट में प्रोसीड्योर होते हैं, जो कार्यवाही होती है विभिन्न तरीके की, उस पर एक वीडियो, वो भी इसी चैप्टर का ही हिस्सा है, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 2 पार्ट हो गए हम लोगों का भारत के विधान पालिका का। एक इसके पहले अपलोड किया गया था, एक आज हो गया। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसको पार्ट के रूप में ना करके उसको अलग से एक पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर, ठीक है, और अलग से फिर एक राज्य विधानमंडल, इस तरीके से 2 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों को अगर इस चैप्टर्स के संबंध में और भी बाकी आगे के जो भी वीडियो अपलोड होंगे अगर वो चाहिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है।